एक पल के लिए ना एक हाई स्कूल के स्टूडेंट की कहानी पर गौर करते हैं। वो स्टूडेंट अपने स्कूल के आखिरी दिन मैदान में खड़ा है और अचानक से हवा को चीरता हुआ एक बेसबॉल बैट बहुत तेज स्पीड से आता है और सीधा उसके चेहरे से टकराता है। ओ बाप रे, सुनकर ही अजीब सा लगता है। हाँ, और ये कोई मामूली चोट नहीं थी। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि उसके स्टूडेंट की ना नाक की हड्डियां टूटकर एकदम यू शेप में बदल जाती हैं। खोपड़ी में गहरा फ्रैक्चर हो जाता है और जो दिमाग के सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं ना, वो अंदर धंस जाते हैं। सर में इतनी तेजी से सूजन आने लगती है कि डॉक्टर्स को उसे तुरंत कोमा में रखना पड़ता है। मतलब ये किसी हॉरर मूवी का सीन लग रहा है। बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब उसे कुछ दिनों बाद होश आता है तो डॉक्टर एक नॉर्मल सा टेस्ट करने के लिए उसे अपनी नाक से सांस छोड़ने को कहते हैं। तो हवा के प्रेशर से उसकी एक आंख अपने सॉकेट से ही बाहर आ जाती है। ये डिटेल सुनकर ही किसी की भी रूह कांप सकती है। मेडिकल साइंस की किसी डरावनी किताब का हिस्सा लग सकता है ये। इस तरह के फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा के बाद ना किसी भी इंसान का टूट जाना या ये मान लेना बहुत नॉर्मल है कि अब उसका जीवन बस बिस्तर या व्हीलचेयर तक ही सीमित रह जाएगा। सही बात है। उस वक्त उस लड़के की फूली हुई आंख और टूटी हुई खोपड़ी देखकर किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो कभी एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगा। पर देखो, असली कहानी यहीं से करवट लेती है। वही लड़का जिसे अपनी कॉलेज की बेसबॉल टीम से निकाल दिया गया था, जिसे महीनों तक ठीक से चलने और देखने में इतना स्ट्रगल करना पड़ा, वो कुछ ही सालों बाद अमेरिका का टॉप एथलीट बन जाता है। उसे एकेडमिक ऑल अमेरिकन चुना जाता है और आगे चलकर प्रेसिडेंट मेडल से भी सम्मानित किया जाता है। उस व्यक्ति का नाम है जेम्स क्लेयर, जो एटॉमिक हैबिट्स बुक के ऑथर हैं। अरे वाह, ये तो वही बुक है जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। हाँ, वही। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मकसद ना सिर्फ एक मोटिवेशनल कहानी सुनाकर तालियां बजाना नहीं है। हमारा मिशन इस चमत्कार के पीछे के उस न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी को समझना है जिसने एक टूटे हुए इंसान को शिखर तक पहुंचा दिया। हम उन रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स का साइंटिफिक सोल्यूशन खोजना चाहते हैं जिनसे हम सब जूझते हैं, जैसे काम को टालना, प्रोक्रेस्टिनेशन, फोकस ना कर पाना या उन बुरी आदतों का शिकार होना जो लाख कोशिशों के बाद भी नहीं छूटती। ये मिशन सच में बहुत जरूरी है, क्योंकि जेम्स क्लियर की वापसी कोई जादुई घटना नहीं थी। जब उनके पास कोई बड़ा गोल हासिल करने की फिजिकल कैपेसिटी ही नहीं बची थी ना, तब उन्होंने अपनी डेली रूटीन को बहुत ही छोटे, लगभग ना दिखाई देने वाले हिस्सों में बांट दिया। उन्होंने सिस्टम पर काम किया, और मेरा मानना है कि यही वो जगह है जहां से हमें शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी। अगर हम उन सोर्सेज पर नजर डालें जो आज हमारे सामने हैं, तो उनमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है 2003 की ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की। हाँ, वो 100 साल के इतिहास वाली बात है ना। हाँ, 100 साल का ऐसा निराशाजनक इतिहास था उनका कि यूरोप की साइकिल बनाने वाली कंपनियों ने उन्हें अपनी साइकिल बेचने से ही मना कर दिया था। कंपनियों का सोचना था कि अगर लोगों ने ब्रिटिश टीम को उनकी साइकिल पर हारते हुए देख लिया तो उनके ब्रांड की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सोचो, 100 साल का सूखा, मतलब एक सदी तक कोई अचीवमेंट नहीं। और फिर उस टीम का कोच बनता है डेव ब्रेल्सफोर्ड। अगर कोई नॉर्मल कोच होता ना, तो वो सीधा खिलाड़ियों की ट्रेनिंग बढ़ा देता, उनका रूटीन स्ट्रिक्ट कर देता। पर इसने क्या किया? इसने साइकिल के गियर या डाइट प्लान को पूरी तरह बदलने के बजाय कुछ ऐसा किया जो पहली नजर में एकदम पागलपन लगता है। हाँ, इसने सब कुछ छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। एग्जैक्टली। उन्होंने उस ट्रक के अंदर वाले हिस्से को वाइट पेंट करवा दिया जिसमें साइकिल रखी जाती थी। उनका लॉजिक ये था कि वाइट कलर पर धूल का एक छोटा सा कण भी दिख जाएगा जो साइकिल के गियर में फंसकर उसकी स्पीड खराब कर सकता था। उन्होंने खिलाड़ियों के गड्ढे और तकिए तक बदलवा दिए ताकि रिकवरी बेटर हो। टायर्स पर अल्कोहल रगड़ा गया ताकि रोड पर ग्रिप अच्छी बने। यहाँ तक कि एक सर्जन को बुलाकर टीम को हाथ धोने का सही तरीका सिखाया गया ताकि कोई टूर्नामेंट से पहले बीमार ना पड़े। ये सब सुनने में कितना अजीब लगता है ना, पर इसके पीछे जो साइंस काम कर रहा था वो 1% इम्प्रूवमेंट यानी मार्जिनल गेन्स का रूल था। हम इंसान अक्सर सोचते हैं कि बड़ी सक्सेस के लिए किसी बड़े क्रांतिकारी कदम की जरूरत होती है, लेकिन ब्रेल्सफोर्ड जानते थे कि जब आप एक बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं और हर हिस्से में सिर्फ 1% का सुधार करते हैं, तो शुरुआत में कोई फर्क नहीं दिखता। सही बात है। एक तकिया बदल देने से थोड़ी ना कोई रातों रात ओलंपिक जीत जाएगा। वही तो। लेकिन जब ये सैकड़ों 1% सुधार एक साथ जुड़ते हैं ना, तो इनका इम्पैक्ट मैथमेटिकली बहुत बड़ा होता है।
नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 5 साल बाद 2008 के बीजिंग ओलंपिक में उसी ब्रिटिश टीम ने साइकिलिंग के 7% गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लिए। ओ वाह, 37%। मुझे मैथ्स का वो हिस्सा बहुत माइंड ब्लोइंग लगा जो इस 1% के रूल को प्रूफ करता है। अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी इंसान जो नई स्किल सीख रहा है हर दिन सिर्फ 1% बेटर होता है ना, तो 365 दिनों के बाद वो 37 गुना बेहतर हो चुका होता है। सही कहा, 37 गुना। पर प्रॉब्लम यह है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है और हम इंसान ना बहुत जल्दी पेशेंस खो देते हैं। जैसे हमारे सोर्सेज में वो आइस क्यूब वाला एग्जाम्पल दिया गया है। सोचो, कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री है, एक इंसान दिन रात मेहनत कर रहा है, टेम्परेचर 26, 27, 28, 29, 30 और 31 डिग्री तक पहुंच जाता है, पर बर्फ वैसी की वैसी ही रखी है। हाँ, देखने वाले को तो यही लगेगा कि कुछ काम नहीं कर रहा, मेहनत वेस्ट हो रही है। वही, सब कुछ बेकार लगता है। और इसी फेज को ना प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहा जाता है। ज्यादातर लोग इसी 31 डिग्री के टेम्परेचर पर आकर हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। लेकिन साइंस कहती है कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती, वो जमा हो रही होती है, स्टोर हो रही होती है। जैसे ही टेम्परेचर 32 डिग्री पर पहुंचता है, बर्फ पिघलना शुरू कर देती है। मतलब जो बदलाव दुनिया को उस एक पल में दिखता है, वो असल में 25 से 31 डिग्री तक की गई उस अदृश्य मेहनत का रिजल्ट होता है। बिल्कुल, वो पत्थर तोड़ने वाले का एग्जाम्पल भी यही समझाता है। जब वो चट्टान पर हथौड़ा मारता है ना, तो 100 चोटों तक एक दरार भी नहीं आती, लेकिन 101वीं चोट पर चट्टान 2 टुकड़ों में टूट जाती है। उस चट्टान को आखिरी चोट ने नहीं, बल्कि उससे पहले की 100 चोटों की जमा की हुई एनर्जी ने तोड़ा है। हाँ, मुझे ये बर्फ और चट्टान वाली बात पूरी तरह समझ में आती है, लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, स्कूल्स में, मोटिवेशनल सेमिनार्स में, हर जगह यही कहा जाता है कि बड़े गोल्स बनाओ या अपना विजन बोर्ड तैयार करो। हर कॉर्पोरेट कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए KPI सेट करती है, लेकिन इन सोर्सेज में बहुत क्लियरली लिखा है कि गोल्स को भूल जाओ और सिर्फ अपने सिस्टम पे फोकस करो। ये तो उस पूरी दुनिया को ही चैलेंज करने वाली बात हो गई ना जिसमें हम रहते हैं। तो क्या गोल बनाना सच में इतना बेकार है? ये एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और इसका जवाब साइकोलॉजी के सर्वाइवरशिप बायस में छिपा है। हम हमेशा सिर्फ जीतने वालों के गोल्स को देखते हैं। ओलंपिक में दौड़ने वाले हर रनर का गोल गोल्ड मेडल जीतना ही होता है। जॉब के लिए इंटरव्यू देने वाले हर कैंडिडेट का गोल वही जॉब पाना होता है। अगर सिर्फ गोल बनाने से सक्सेस मिलती ना, तो रेस में दौड़ने वाले सभी लोग फर्स्ट आते। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सबका गोल तो सेम ही होता है। वही तो, गोल सिर्फ डायरेक्शन सेट करने के लिए जरूरी हैं, लेकिन वो आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाते। जो चीज विनर्स को लूजर से अलग करती है, वो है उनका सिस्टम, यानी उनकी डेली की आदत। अच्छा, तो इसका मतलब गोल्स सिर्फ एक पल की सिचुएशन को बदलते हैं। अगर मेरा कमरा बहुत गंदा है और मैंने गोल बनाया कि मुझे इसे आज ही साफ करना है, मैंने बहुत एनर्जी लगाई और कमरा साफ कर दिया, मेरा गोल पूरा हो गया। लेकिन अगर मेरी आदतें वही रहीं, जैसे कपड़े कुर्सी पे फेंकने की, किताबें फर्श पे छोड़ने की, तो 2 दिन बाद मेरा कमरा फिर से कबाड़ खाना बन जाएगा। मतलब मैंने बीमारी के सिम्टम का इलाज किया, रूट कॉज का नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। गोल्स एक टेम्पररी खुशी देते हैं, और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि गोल्स हमारी खुशी को फ्यूचर के लिए टाल देते हैं। हम सोचते हैं कि जब मैं ये एग्जाम पास कर लूंगा तब मैं खुश होऊंगा। लेकिन जब आप एक सिस्टम से प्यार करने लगते हैं ना, तो आपको खुश होने के लिए किसी फाइनल रिजल्ट का वेट नहीं करना पड़ता। आप हर दिन खुश होते हैं क्योंकि आपका सिस्टम उस दिन काम कर रहा होता है। प्रोसेस में चेंज की 3 लेयर्स का जिक्र है, एक प्याज की तरह। सबसे बाहर वाली लेयर है आउटकम्स, यानी आपका गोल। बीच की लेयर है प्रोसेस, यानी आपका सिस्टम। और सबसे अंदर की सबसे डीप लेयर है आइडेंटिटी। और सच बताऊं तो यहीं पर अब सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। वो बाहर से अंदर की तरफ बदलाव करने की कोशिश करते हैं। वो अपने बिहेवियर को बदलने का ट्राई करते हैं बिना उन बिलीफ्स को बदले जो उस बिहेवियर को चला रहे हैं। वो सिगरेट पीने वाले का जो एग्जाम्पल है ना, वो इसको बहुत अच्छी तरह समझाता है। हाँ, वो 2 दोस्तों वाला केस। हाँ, जब कोई सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और उसे सिगरेट ऑफर की जाती है, तो पहला इंसान कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनने में तो ये बहुत सही लगता है, पॉजिटिव अप्रोच लगती है। लेवल पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब सिगरेट पीना उसकी नई आइडेंटिटी का हिस्सा ही नहीं है। जब तक कोई बिहेवियर आपकी पहचान का हिस्सा नहीं बन जाता ना, तब तक वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। अरे वाह, इससे मुझे ब्रायन क्लार्क की वो कहानी याद आ गई जो हमारे नोट्स में है।
वो आदमी अपनी पूरी लाइफ नाखून चबाने की बुरी आदत से परेशान रहा। उसने विल पावर लगाए, कड़वी दवाइयां लगाईं, लेकिन कुछ काम नहीं आया। फिर एक दिन उसकी वाइफ ने उसका मैनिक्योर करवा दिया। उसके नाखून अचानक बहुत सुंदर और क्लीन दिखने लगे और अपनी लाइफ में पहली बार उसे अपने नाखूनों पर प्राइड महसूस हुआ। प्राइड, एग्जैक्टली। हाँ, उस प्राइड की फीलिंग ने ऐसा केमिकल रिएक्शन किया उसके दिमाग में कि उसने जिंदगी में फिर कभी अपने नाखून नहीं चबाए। क्योंकि उस प्राइड ने असल में उसकी आइडेंटिटी बदल दी थी। जब आप अपनी पहचान के किसी हिस्से पर गर्व करने लगते हैं ना, तो आप उसे बचाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। अगर एक स्टूडेंट को अपनी पढ़ाकू होने की आइडेंटिटी पर प्राइड आ जाए, तो उसे पढ़ाई के लिए कभी धक्का नहीं मारना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम यह है कि आइडेंटिटी रातों रात नहीं बदलती। आप आज सुबह उठकर यह डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं आज से एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं और आपका दिमाग चुपचाप मान लेगा। दिमाग को प्रूफ चाहिए होता है। और ये प्रूफ इकट्ठा होता है वोटिंग के जरिए, है ना? ये मुझे सोल्सर्स का सबसे बेस्ट हिस्सा लगा। हमारी हर एक आदत जो हम डेली करते हैं, वो एक तरह का वोट है उस इंसान के लिए जो हम बनना चाहते हैं। हर बार जब कोई जिम जाता है तो वो एथलीट होने के फेवर में वोट डाल रहा होता है। हर बार जब कोई स्टूडेंट एक पेज पढ़ता है तो वो एक रीडर होने के फेवर में वोट डाल रहा होता है। और इलेक्शन की तरह ना, यहाँ भी आपको यूनानिमस वोट की जरूरत नहीं होती। आपको अपनी आइडेंटिटी बदलने के लिए 100% परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। कुछ वोट्स अगर आलस या प्रोक्रेस्टिनेशन के फेवर में गिर भी जाएं तो कोई बात नहीं। आपको बस अपने अच्छे डिसीजंस की मेजॉरिटी चाहिए। जब आपके पास बहुत सारे पॉजिटिव वोट्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो आपके दिमाग के पास उस नई आइडेंटिटी का सॉलिड प्रूफ होता है। तो इसका मतलब अगर आइडेंटिटी वो मंजिल है जहां हमें पहुंचना है, तो वहां तक ले जाने वाली गाड़ी क्या है? वो है हमारी आदतें। और यहाँ न्यूरोसाइंस की एंट्री होती है हैबिट लूप के रूप में। सोर्सेस कहते हैं कि हर आदत 4 स्टेप से गुजरती है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड, यानी संकेत, ललक, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। ये लूप हमारे दिमाग का एनर्जी बचाने का एक सिस्टम है। इसे उस अंधेरे कमरे वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एक अंधेरे कमरे में जाते हैं, ये एक क्यू या संकेत है। आपको रोशनी की जरूरत महसूस होती है, यह आपकी क्रेविंग है। आप स्विच दबाते हैं, यह आपका रिस्पॉन्स है, और कमरा रोशन हो जाता है, यह आपको मिला रिवॉर्ड है। जब ये लूप हजारों बार रिपीट होता है ना, तो यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। हम स्विच दबाने के बारे में सोचते तक नहीं है। तो अगर हमें किसी नई आदत को इस लूप में सेट करना है या किसी बुरी आदत को तोड़ना है, तो हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? यहीं पर तो ऑथर ने बिहेवियर बदलने के 4 नियम यानी 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज दिए हैं। ये 4 नियम असल में 4 लीवर्स हैं जिन्हें घुमाकर हम अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग बदल सकते हैं। पहला लॉ है मेक इट ऑब्वियस, इसे स्पष्ट बनाएं। बिल्कुल। किसी भी नई आदत को शुरू करने का सबसे बड़ा दुश्मन है कंफ्यूजन या अस्पष्टता। अगर आप कहेंगे कि मैं कल से ज्यादा पढ़ाई करूंगा, तो ये बहुत वेग है, इसका कोई मतलब नहीं है दिमाग के लिए। इसके लिए हैबिट स्टैकिंग की टेक्निक सबसे सॉलिड है। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारे दिमाग में पुरानी आदतों के न्यूरल पाथवेज पहले से स्ट्रांग बने हुए हैं। हमें बस नई आदत को उस पुरानी आदत के ऊपर स्टैक करना है या जोड़ना है। ये तो वैसा ही हो गया जैसे एक चलती हुई ट्रेन के इंजन के पीछे एक नया डब्बा जोड़ देना, है ना? आपको नए सिरे से इंजन स्टार्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे सुबह अपनी कॉफी का कप रखने के तुरंत बाद मैं 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगी, या कॉफी पीना एक ऑब्वियस क्यू बन गया है मेडिटेशन स्टार्ट करने का। सही पकड़ा। और इसमें हमारे एनवायरनमेंट के डिजाइन का भी तो बहुत बड़ा रोल है ना। अगर आपका फोन आपके डेस्क पर रखा है तो वो डिस्ट्रैक्शन का एक ऑब्वियस क्यू है। अगर आप बिस्तर पर लेटकर पढ़ाई करते हैं तो नींद और पढ़ाई के सिग्नल्स आपस में टकराने लगते हैं। एकदम सही। दिमाग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चलता है। आपका बिस्तर उसे सोने का सिग्नल देता है। अगर आप वहीं बैठे पढ़ेंगे तो ना पढ़ाई ठीक से होगी और ना ही नींद अच्छी आएगी। अब आते हैं दूसरे लॉ पर, मेक इट अट्रैक्टिव, इसे आकर्षक बनाएं। हमारी क्रेविंग को बढ़ाने के लिए डोपामीन सिर्फ तब रिलीज नहीं होता जब हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है, बल्कि तब ज्यादा रिलीज होता है जब हम उस रिवॉर्ड का वेट करते हैं या एंटिसिपेशन करते हैं। अच्छा, तो इसी डोपामीन स्पाइक का यूज टेम्पटेशन बंडलिंग में किया जाता है। यानी आप किसी ऐसे काम को जो आपको करना चाहिए किसी ऐसे काम के साथ जोड़ देते हैं जो आप करना चाहते हैं।
एक स्टूडेंट इसका बहुत शानदार तरीके से यूज कर सकता है। जैसे वो डिसाइड कर सकता है कि वो अपनी फेवरेट वेब सीरीज तभी देखेगा जब वो ट्रेडमिल पर दौड़ रहा हो, या अपने फेवरेट गाने तभी सुनेगा जब वो अपने कमरे की सफाई कर रहा हो। हाँ, ये अपने ही दिमाग को चकमा देने का बहुत ही क्लेवर तरीका है। अब तीसरे लॉ की बात करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा पावरफुल है, मेक इट इजी। इसे आसान बनाएं। हम इंसान का दिमाग ना इवोल्यूशन की वजह से हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है। वो बेसिकली अपनी एनर्जी बचाना चाहता है। हाँ, और यहीं पर सोर्सेज में वो 2 मिनट रूल दिया गया है। लेकिन मैं सच कहूँ ना तो मुझे ये बात हमेशा थोड़ी अजीब लगती है। अगर एक स्टूडेंट को 500 पेज की बुक खत्म करनी है या किसी को मैराथन दौड़नी है और आप उसे कहें कि भाई बस 2 मिनट के लिए किताब खोलो या सिर्फ जूते पहनो, तो ये तो मतलब खुद को बेवकूफ बनाने वाली बात हुई ना। 2 मिनट में कोई एग्जाम कैसे पास करेगा? ये एक बहुत ही नेचुरल डाउट है, कोई भी यही सोचेगा। लेकिन न्यूरोलॉजी के हिसाब से देखें ना तो ये खुद को धोखा देना बिल्कुल नहीं है। ये काम शुरू करने के बीच के फ्रिक्शन को या एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना है। देखो, जब एक स्टूडेंट उस 500 पेज की बुक को देखता है तो उसके दिमाग का अमिगडाला उसे एक थ्रेट या खतरे के रूप में देखता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मेंटल एनर्जी खर्च होने वाली है। इसलिए दिमाग तुरंत प्रोक्रेस्टिनेशन का रास्ता पकड़ लेता है। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं कि मुझे सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ना है, तो दिमाग उस खतरे का अलार्म नहीं बजाता। ओहो, तो मतलब ये एक गेटवे हैबिट की तरह काम करता है। एक बार जब आपने जूते पहन लिए और दरवाजे से बाहर कदम रख दिया तो एक मोमेंटम बन जाता है। एक बार आपने बुक खोल ली और एक पैराग्राफ पढ़ लिया तो उसी फ्लो में दूसरा पैराग्राफ पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। सही कहा, हमें काम करने से दिक्कत नहीं होती, हमें बस काम शुरू करने से दिक्कत होती है। बिल्कुल, आपको उस आदत को तब तक इजी रखना है जब तक वो पूरी तरह सेट ना हो जाए। और फिर आता है चौथा और आखिरी लॉ, मेक इट सेटिस्फाइंग। इसे संतोषप्रद बनाए। ये लॉ ये डिसाइड करता है कि क्या हम उस आदत को कल वापस रिपीट करेंगे या नहीं। और यहाँ ना एक बहुत बड़ी एवोल्यूशनरी मिसमैच का जिक्र है नोट्स में। हमारे पूर्वज अफ्रीका के जंगल और मैदानों में रहते थे। उन्हें तुरंत खाना, प्रोटेक्शन और शेल्टर चाहिए होता था। उनका दिमाग इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वो डिलेड रिटर्न वाली दुनिया है। हम आज पढ़ाई करते हैं ताकि 4 साल बाद डिग्री मिले। हम आज पैसे सेव करते हैं ताकि 30 साल बाद रिटायरमेंट सिक्योर हो। और हमारा पुराना आदि मानव वाला दिमाग इस 4 साल या 30 साल के वेट को समझता ही नहीं है। उसे तो आज अभी तुरंत डोपामीन चाहिए। इसलिए हमें अपनी अच्छी आदतों के एंड में कुछ ऐसी चीज जोड़ना पड़ती है जो तुरंत खुशी दे। जैसे टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियों ने पेस्ट में मिंट का फ्लेवर डालना शुरू किया। मिंट दांतों को साफ थोड़ी करता है, लेकिन वो मुंह में जो फ्रेशनेस की फीलिंग देता है ना, वो दिमाग के लिए एक तुरंत मिलने वाला पुरस्कार बन जाता है। अरे हाँ, इसी इमीडिएट सेटिस्फैक्शन के लिए सोर्सेज में हैबिट ट्रैकर का बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया गया है। जब आप एक कैलेंडर पर एक बड़ा सा एक्स मार्क लगाते हैं कि आज आपने अपना जिम का सेशन पूरा किया या आज की पढ़ाई का टारगेट कंप्लीट किया, तो वो निशान लगाना अपने आप में एक रिवॉर्ड बन जाता है। जेरी साइनफेल्ड का वो फेमस मंत्र है ना, डोंट ब्रेक द चेन। जब आप कैलेंडर पर लगातार 10 दिन तक क्रॉस लगे हुए देखते हैं तो आप 11वें दिन सिर्फ इसलिए काम कर लेते हैं क्योंकि आप उस चेन को टूटने नहीं देना चाहते हैं। वही तो, वो विजुअल प्रोग्रेस हमारे दिमाग को डोपामीन का एक शॉट देती है। तो अगर इन सभी कड़ियों को जोड़ा जाए ना, तो पहला ऑब्वियस, दूसरा अट्रैक्टिव, तीसरा इजी और चौथा सेटिस्फाइंग, ये 4 लॉज किसी भी आम इंसान की पूरी लाइफ को रिवायर कर सकते हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा को अगर हम रैप अप करें तो ये क्लियर है कि हमें रातों रात किसी जादू या मिरेकल की उम्मीद नहीं करनी है। जेम्स क्लियर की ऐसी रिकवरी या ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की हिस्टोरिक जीत, ये सब 1% के उस छोटे से मैजिक का ही रिजल्ट थे। हमें बस एक सिस्टम बनाना है, अपनी नई आइडेंटिटी के लिए रोज छोटे छोटे वोट्स डालने हैं और अपने दिमाग की वायरिंग के हिसाब से इन 4 रूल्स को अप्लाई करना है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ा लेसन हम ले सकते हैं वो ये है कि टाइम एक दोधारी तलवार है। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो टाइम आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है, और अगर आदतें बुरी हैं ना, तो टाइम आपका सबसे बड़ा दुश्मन। नॉलेज, वेल्थ और रिलेशनशिप्स, ये सब कुछ एंड में आपकी आदतों का ही कंपाउंड इंटरेस्ट है। सही बात है, ये सच में एक बहुत डीप पॉइंट है। लेकिन जाने से पहले मैं एक ऐसा थॉट छोड़ना चाहती हूँ जिस पर सोर्सेज को पढ़ते वक्त मेरा ध्यान बार बार गया था। हमने देखा कि हमारा एनवायरनमेंट हमारी आदतों को और हमारे डिसीजंस को किस हद तक कंट्रोल करता है।
अगर हमारी डेस्क पर रखा हुआ मोबाइल या कमरे में टीवी का प्लग हमारी हैबिट्स और फोकस को तय कर रहा है, तो क्या हम सच में अपनी मर्जी से अपने डिसीजंस ले रहे हैं या हम सिर्फ अपने आसपास के एनवायरनमेंट का एक प्रोडक्ट बनकर रह गए हैं? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा और आज ही अपने कमरे के डिज़ाइन को ज़रा गौर से देखिएगा। हो सकता है आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी डिज़ाइन में छुपा हो।